हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वैशाली। तो आज हम देखेंगे क्लास 12 की सिविक्स, जिसका चैप्टर 3 है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, कि इसमें हम लोगों को क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्चस्व, अमेरिकी वर्चस्व, जो अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में अवरोध, वैश्विक घटनाएं और 9/11 का आंतरिक हमला और इराक पर अमेरिका हमला और अमेरिका की कमजोरियां और अमेरिकी वर्चस्व से कैसे निपटे, अमेरिका से भारत के संबंध। इसका हमारा पहला टॉपिक है वर्चस्व क्या होता है। तो जो कोई भी व्यक्ति, समूह या व्यवस्था द्वारा किसी और अन्य व्यक्ति या समूह पर अपना अधिकार स्थापित कर देता है तो उसको वर्चस्व कहते हैं। तो अब इसमें हमारे बात करेंगे अमेरिकी वर्चस्व। तो जो शीत युद्ध समाप्त होने के बाद विश्व के सबसे शक्तिशाली देश के रूप में अमेरिका का वर्ष 1991 में उदय हुआ, मतलब कि सबसे शक्तिशाली देश बन गया अमेरिका। तो जिसे एक ध्रुवीय विश्व का दौर कहा गया। इस दौर को एक ध्रुवीय विश्व का दौर कहा गया, जब दो ध्रुवीय विश्व युद्ध से एक ध्रुवीय हो गया। तो अमेरिका वर्चस्व 3 प्रकार का था कि अमेरिका ने किस तरह वर्चस्व किया। तो पहला तो था सैन्य वर्चस्व, दूसरा था आर्थिक या ढांचात्मक वर्चस्व, तीसरा था सांस्कृतिक वर्चस्व। और मैंने यहाँ पे साइड में एक और टॉपिक लिखा है कि अमेरिकी वर्चस्व कब दिखा। तो 1945 में जापान पर बम गिराया था अमेरिका ने बिना किसी से परमिशन लिए, और सोवियत संघ के विघटन के बाद खुलकर दिखाई दिया। अब हम देखते हैं इसके जो टॉपिक हैं ये तीनों, इनको एक एक करके। सैन्य वर्चस्व, तो दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है अमेरिका की और बढ़ी चढ़ी सैन्य शक्ति है, सैन्य प्रौद्योगिकी है अमेरिका के पास, आधुनिक हथियार हैं और सबसे अधिक रक्षा बजट है अमेरिका के पास, और दुनिया के 12 शक्तिशाली देशों से अधिक रक्षा बजट है अमेरिका के पास, और बड़ी आर्थिक शक्ति है और आर्थिक ढांचात्मक वर्चस्व। तो इसमें कोई देश वैश्विक अर्थव्यवस्था को अपने अनुसार संचालित करने एवं लाभ प्राप्त करने की क्षमता रखता है, और इसकी झलक अमेरिका की विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुओं को उपलब्ध कराने की भूमिका में मिलती है। अब है तीसरा इसका, वो है सार्वजनिक वस्तुएं, इसके अंदर है वो आर्थिक के अंदर। तो ऐसी चीज़ जिनका उपयोग कोई एक करे तो दूसरे को उपलब्ध इसी वस्तु की मात्रा में कमी ना आए, जैसे कि वायु, सड़क, समुद्री व्यापार और इंटरनेट। अगर ये मतलब कि कोई भी यूज़ करे तो किसी में भी कमी नहीं आती है इसमें। तो यहाँ पे पहला है समुद्री व्यापार मार्ग, जैसे कि सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, SLOCS। तो इसमें क्या है, इसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक वस्तुओं का सबसे बढ़िया उदाहरण है, और इसका इस्तेमाल व्यापारिक जहाज करते हैं। मुक्त व्यापार इसके बिना संभव नहीं है। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी नौसेना की जो उपस्थिति है वो दुनिया के लगभग सभी महासागरों में है। अब दूसरा है इंटरनेट की उपलब्धता। तो इंटरनेट अमेरिकी सैन्य अनुसंधान परियोजना पर परिणाम है। यह परियोजना 1950 में शुरू हुई थी, और जो इंटरनेट उपग्रह हैं उसके वैश्विक तंत्र पर निर्भर है। अधिकांश उपग्रह अमेरिका के ही हैं। अब है जो विश्व अर्थव्यवस्था में बड़ी हिस्सेदारी। तो इसमें अमेरिका की हिस्सेदारी 28% है। विश्व अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र की अग्रणी 3 कंपनियों में से एक कंपनी अमेरिका की होती है। आपने भी देखा होगा ये कितना मतलब कि डेवलप है, कि हमारे इंडिया में भी किसी भी मोबाइल शॉप की भी कंपनियों में से एक कंपनी तो अमेरिका की ज़रूर होगी। अब है ब्रेटन वुड प्रणाली। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद देशों की जो आर्थिक स्थिति है वो ख़राब हो गई थी, और अमेरिका ने ब्रेटन वुड प्रणाली, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की, जिससे कि उनका फ़ायदा हुआ जिनको कमी आ गई थी, जिनकी स्थिति खराब हो गई थी। अमेरिका ढांचा ताकत का एक उदाहरण है। MBA जो है वो इसका उदाहरण है एक, जिसका फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब है सांस्कृतिक वर्चस्व। तो दुनिया भर में अमेरिका का सांस्कृतिक वर्चस्व भी है, जैसे कि विचारधारा को अब पूरे विश्व में माना जाता है। अमेरिकी विचारधारा को हम माने या न माने, पर अमेरिकी विचारधारा में हम सभी प्रभावित हैं। संस्कृति बहुत लुभावनी व ताकतवर है। विश्व के अधिकांश देश इसकी संस्कृति को प्रयोग में ला रहे हैं, जैसे कि जीन्स, ATM, AC। पहले धोती कुर्ता पहनते थे, अभी सब लोगों को जीन्स पहनना पसंद है, ATM यूज़ करते हैं। सब लोगों को AC की हवा चाहिए, बाहर की हवा नहीं लेते हैं ज़्यादातर। तो देखा अमेरिकी संस्कृति कैसे फैल रही है। अब है जो अमेरिकी है वो वर्चस्व के रास्ते में क्या क्या रुकावट या अवरोध हैं। तो प्रथम अवरोध है कि अमेरिका में शक्तियों को 3 अंगों में बांटा गया है। कार्यपालिका सेना को गलत काम करने से रोकती है इन सबको। अब है द्वितीय अवरोध, वहाँ के जो लोग हैं और सरकार के विचार कई बार अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पर विरोध होता है।
अब है तृतीय अवरोध। नाटो एक ऐसा संगठन है जो अमेरिका की ताकत पर लगाम लगा सकता है। नाटो में कई देश शामिल है। अगर अमेरिका कोई फैसला लेता है तो उसमें शामिल देशों को वो फैसला सही नहीं लगता तो उस फैसले पर रोक लगा दी जाती है। आपने सुना ही होगा नाटो, जिसमें अमेरिका ने सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा किया था, मतलब सारे देश नाटो में शामिल हो गए थे, तो वो अमेरिका का है। तो उसमें जो शामिल देश हैं, अगर अमेरिका कोई फैसला लेता है उसमें से कोई एक देश भी मना कर देता है तो वो फैसला नहीं होगा, सबकी मंजूरी चाहिए होती है। अब हम देखते हैं कि अमेरिकी वर्चस्व की जो वैश्विक घटनाएं हैं वो क्या हैं। तो नई विश्व व्यवस्था। 1990 में इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था और इसे समझाया गया, कब्जा हटाने को नहीं माना। लेकिन फिर जो संयुक्त राष्ट्र संघ है यूएनओ, तो उसने बल के प्रयोग की अनुमति दे दी। और पिछले 45 वर्षों में जो यूएनओ है उसने इतना बड़ा फैसला कभी नहीं लिया था। और जो जॉर्ज बुश है इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी थी उन्होंने। अब है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तो जो प्रथम खाड़ी युद्ध है वो 34 देशों के 6,60,000 सैनिकों ने भाग लिया था इसमें, प्रथम खाड़ी युद्ध में, जिसमें से जो 75% है वो अमेरिका की सेना थी। इसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा गया था। इसमें स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया, कंप्यूटर युद्ध हुआ और जो सद्दाम हुसैन है उन्होंने इसे कहा 100 जंग की एक जंग कहा गया था और इस युद्ध को टीवी पर लाइव दिखाया गया। टॉपिक है बिल क्लिंटन। तो 1992 में चुनाव जीते और राष्ट्रपति बने थे बिल क्लिंटन। 1996 में दोबारा राष्ट्रपति बने। इन्होंने अपने समय में जो घरेलू मामले हैं उनमें ज़्यादा ध्यान दिया, व्यापार, जलवायु परिवर्तन, लोकतंत्र आदि में। अब है ऑपरेशन इनफाइनिट रीच। तो अमेरिका के दूतावास केन्या नैरोबी पर आतंकवादी हमला हुआ। 1998 में घटना घटी थी। दार ए सलाम तंजानिया में बने अमेरिका दूतावास में भी हमला हुआ। अल-कायदा को इसका जिम्मेदार बताया गया। इसके जवाब में जो क्लिंटन जी हैं उन्होंने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच चलाया। अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान के अल-कायदा के जो ठिकाने हैं वहाँ पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया और अमेरिका ने यूएनओ की भी अनुमति नहीं ली। देखो ये कितना खुद को शक्तिशाली समझता है, मतलब ये किसी की नहीं सुनता, बिना पूछे ही मतलब किसी पर भी अटैक कर देता है। तो देखो यहाँ पे उसने वहाँ पर भी हमला किया और जापान में भी बम गिराए थे। तो अमेरिका पर आरोप लगा कि उसने आम लोगों को भी निशाना बनाया गया था। अब हम देखते हैं 9/11 का आतंकी हमला। तो 11 सितंबर 2001 को अरब देश के जो 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान करने के बाद 4 अमेरिकी विमान पर कब्जा किया था। मतलब कि 19 उड़ाए गए थे विमान, तो उसमें से 4 जो विमान है उस पर कब्जा कर लिया गया था। जो पहला विमान था वो था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो न्यूयॉर्क से चला था, उत्तरी टावर पर टकराया था वो। और दूसरा विमान था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो भी न्यूयॉर्क से में ही है, वो है दक्षिण टावर पर टकराया था ये भी। तीसरा विमान था पेंटागन रक्षा विभाग की इरायत से टकराया और चौथा विमान था पेंसिल्वेनिया के खेत में गिरा था ये और कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था। लगभग 3000 लोग मारे गए। इस घटना के बाद ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया गया। मुख्य निशाना था अल-कायदा और तालिबान को बनाया गया और सारे विश्व में गिरफ्तारियां की गई। कैदियों को खुफिया जेल में रखा गया। क्यूबा के निकट गनवातनामे को है एक जगह, वहाँ पे इससे मिलने की अनुमति यूएनओ को भी नहीं दी गई। अब है इराक पर अमेरिका का हमला। तो 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया। यूएनओ ने हमले की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन फिर भी अमेरिका ने हमला किया। अमेरिका ने कहा इराक खतरनाक जनसंहार के हथियार बना रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी सबूत नहीं मिला था। अमेरिका को बस अपनी भड़ास निकालनी थी। अमेरिका का उद्देश्य था इराक के जो तेल हैं वो भंडार संसाधन इन पर कब्जा करना था और इराक में अपनी मनपसंद सरकार बनाना था। अब है अमेरिकी की कमजोरी। तो ताकत में अमेरिका आगे था, लेकिन वहाँ कब्जा वाली जगह पर कानून व्यवस्था स्थापित नहीं कर पाया क्योंकि जनता ने उसकी बात ही नहीं मानी और जनता के विरोध को कम ना कर सका। राजनीतिक व्यवस्था बनाने में असफल रहा। अब हम देखते हैं अमेरिकी वर्चस्व से कैसे निपटे। तो भारत, चीन, रूस साथ में हो जाएं और जो ब्रैड वेगन समयानुसार लाभ की नीति अपनाकर कोई देश अपने आप को अमेरिका नज़र से छिपा ले, मतलब कि लास्ट में जैसे कि बांग्लादेश वगैरह। तो एनजीओ, सामाजिक आंदोलन, मीडिया, लेखक सभी मिलकर अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिरोध करें।
अब है अमेरिका से जो भारत के संबंध कैसे हैं, तो शीत युद्ध के समय में भारत अमेरिका गुट के खिलाफ था और सोवियत संघ के करीब था। सोवियत संघ के विघटन के बाद जो भारत है वो मित्र विहीन हो गया था। उसके बाद भारत और अमेरिका के संबंध में सुधार आए। भारत का 65% जो सॉफ्टवेयर है वो अमेरिका को निर्यात जाता है। बोइंग में 35% तकनीकी कर्मचारी भारतीय हैं। 3 लाख भारतीय सिलिकॉन शैली में काम करते हैं और उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 15% कंपनियों की शुरुआत अमेरिका में बसे भारतीयों ने की थी। अब हम देखते हैं जो भारत अमेरिकी संबंध को लेकर 3 रणनीति क्या क्या है। तो पहली रणनीति है भारत को अमेरिका से दूरी बना लेनी चाहिए। यह अमेरिकी सैन्य शक्ति से डरते थे, इसलिए दूरी बनाने को कहते हैं। अब है दूसरी रणनीति, तो भारत को अमेरिका के साथ रहकर उसके वर्चस्व का फ़ायदा उठाना चाहिए। दोनों देशों को अपने हितों को ध्यान में रखते हुए साथ रहना चाहिए। और जो तीसरी रणनीति थी, भारत को विकासशील देशों का गठबंधन बना लेना चाहिए। कुछ सालों में गठबंधन ताकतवर हो जाएगा तो अमेरिकी का वर्चस्व है उसको प्रतिकार मतलब कि उसका संहार करना चाहिए। तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मतलब अच्छे से नहीं समझ आया तो वीडियो को 2-3 बार देखो, और वीडियो देखने के बाद प्लीज़ आप एक बार अपनी बुक भी रीड करना, आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे क्या वीडियो चाहिए उसके लिए मुझे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।